हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग में। और आज हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समांतर क्रम संयोजन। पिछली क्लास में हमने श्रेणी क्रम संयोजन समाप्त किया था और आज पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। उसी तरीका का मेथड है, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अपन करेंगे फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेन की तरह, क्योंकि यह आसान सा टॉपिक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बैटरी लगाई। ये बैटरी लगाने की कहानी आपको पता है। ये C1 धारिता, इसकी C2 है और इसकी C3 है। अगर अपन देखेंगे तो इधर से क्या हुआ, बैटरी से निकला Q आवेश, Q आवेश निकला। अब क्या, तीन रास्ते आ गए, तो इधर आवेश क्या जाएगा Q1, इधर आवेश कितना जाएगा Q2 और इधर आवेश कितना जाएगा Q3। और कुछ आवेश प्लस इधर आ गया, माइनस इधर प्रेरण से आ गए, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर प्रेरण से आ गए, प्लस इधर आ गया, माइनस इधर प्रेरण से आ गया। क्लियर? तो जैसे ये विभव से Q जनरेट हुआ, इसको पता चल गया Q आवेश जनरेट करना है। Q आवेश जैसे यहाँ तक आया, यहाँ तो तीन रास्ते थे, तो कुछ आवेश इधर चला गया और इधर से कुछ मिक्स होके बहुत कुछ वापस Q बन गया। क्लियर? तो मैं कह सकता हूँ इधर से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है मिल के वापस कितना बन गया, Q बन गया, और Q वापस बैटरी में आ गया। बैटरी से जितना आवेश निकलता है बैटरी में पुनः उतना आवेश आना जरूरी है, ये हमेशा ध्यान रखना। और बैटरी से जितना विभव निकलता है वो विभव पूरा शून्य होकर बैटरी में प्रवेश करता है, ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब अपन क्या करेंगे, अब सीधा सीधा फंडा है, थ्योरी नहीं लिखेंगे। कहानी आप जो है, इसकी जो कहानी है लैंग्वेज चित्र के हिसाब से, कहानी लिखने की प्रैक्टिस स्वयं करें। कहानी मतलब समझ रहे हो, थ्योरी स्वयं करें। मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको तुल्य में बदल दूँ तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कर दिया एक संधारित्र, वापस वही बैटरी लगा दी, विभव V प्लस माइनस, इधर से Q आवेश आया, Q आवेश इस पर चढ़ गया और इसकी धारिता, अब तीनों की जगह एक लिखा तो मैंने इसको लिख दिया C इक्विवेलेंट। क्लियर? ये कोई अक्षर नहीं है, ये CEQ है, मैंने बार बार बताया भाई, CE और ये Q इक्विवेलेंट। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हो कि Q, तो चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि कुल आवेश कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब Q1 की कहानी के ध्यान से देखें, तो इधर देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिए। देखो, विभव अगर V है, सुनिएगा, तो क्या होता है, विभव ड्रॉप बताता हूँ मैं, विभव कैसे चलते। देखो, विभव इधर है, जब तक कंपोनेंट कोई नहीं आता तब तक विभव ड्रॉप नहीं होता, ये ध्यान रखना। अपन ये मानते हैं तार पे विभव ड्रॉप शून्य होता है। जब तक बीच में कोई कंपोनेंट नहीं आता तब तक विभव वही रखते हैं, और जब कंपोनेंट आ जाएगा तो कुछ ना कुछ विभव में परिवर्तन आएगा। तो जब कंपोनेंट आएगा तो उससे पहले तो अपन रुक जाएंगे, लेकिन जब तक कंपोनेंट नहीं आएगा तब तक तो अपने को पता रहेगा ना विभव कितना है। तो अपन ने, अभी मैंने बताया था कि विभव के बैटरी के एक सिरे से V विभव निकलता है और दूसरे सिरे पे 0 विभव वापस पहुंचता है, पूरा कट कटा के 0 आता है। तो मैंने कहा यहाँ से विभव V, यहाँ से V, यहाँ V, यहाँ पे विभव कितना है V, फिर ये विभव यहाँ चला, यहाँ कितना है V, ये विभव देखो कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे विभव V, फिर कंपोनेंट आ गया तो मैंने छोड़ दिया, फिर इधर से विभव V, यहाँ पे भी V आया। तो इन तीनों सिरों पे विभव V आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो विभव था, मतलब यहाँ पे अगर 200, देखो यहाँ पे 220 वोल्ट, मान लो 220 वोल्ट है, तो यहाँ 220 वोल्ट का झटका आ रहा है, तो मैं यहाँ हाथ लगाऊंगा तो मुझे 220 वोल्ट का झटका आएगा, यहाँ पे भी मुझे 220 वोल्ट का झटका आएगा, और यहाँ पे भी मुझे 220 वोल्ट का झटका आएगा। ये ध्यान रखना। मेरी बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लियर? तो देखिए, इधर से 0 चला, यहाँ तक आया 0, और यहाँ 0, यहाँ चला, यहाँ तक आया 0, यहाँ से भी 0 चला, यहाँ आया 0, ये वाला 0 इधर चला, ये आया 0। तो देखो यहाँ V से 0, तो यहाँ विभवांतर कितना हुआ V, विभव का अंतर V, यहाँ विभव का अंतर कितना हुआ V, और यहाँ भी विभव का अंतर कितना हुआ V। ध्यान से देखो,
चीज़ें मिल गई अपने को, सी क्यू वी, जो अपना मेन कहानी का हीरो था, क्यू बराबर सी वी, उसमें से पुनः 3 चीज़ें मिल गई अपने को, जिसमें वी समान है तीनों में, तो क्यू और सी में रिलेशन है। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था अगर ये नियत है तो अगर ये चेंज है तो क्यू को चेंज होना ही पड़ेगा, क्यू चेंज हो ही रहा है। तो मैं आप क्या करूँगा, क्यू की समीकरण बनाऊंगा, सूत्र क्यू बराबर सी वी से संधारित्र C1 पर आवेश Q1 बराबर C1 इंटू वी, इसी प्रकार संधारित्र C2 पर आवेश Q2 बराबर C2 इंटू वी, इसी प्रकार संधारित्र C3 पर आवेश, क्लियर, तीनों आवेश का मान निकाल दिया। Q बराबर सी वी होता है तो Q1 बराबर C1V, C2V और C3V तीनों निकाल दिए। अब तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट पर आवेश Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू वी, अगर ये दोनों हैं, ये इतनी सी कहानी है तो V है, ये Q है, ये C है, तो C बराबर QV, C इक्विवेलेंट बराबर QV, तो C इक्विवेलेंट बराबर Q बराबर CV, ठीक है। तो Q बराबर CV से फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला। क्लियर। अब क्या करेंगे, समीकरण 2, 3, 4 व 5 से मान का रखेंगे समीकरण 1 में, रखो भाई, C इक्विवेलेंट इंटू वी, C1V, C2V, C3V, V से V से V से V गया तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1, मैंने आपको कहा था जुड़ता है सीधा, समांतर क्रम में क्या होता है, सीधी धारिताएं जुड़ती है, ये होगी समीकरण 7। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर भाई, यहाँ तक समस्या नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ये जो 10वीं क्लास में समांतर और श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के लिए करते हैं उसी प्रकार का डेरिवेशन है बच्चों, उसी प्रकार का डेरिवेशन है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है और पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर आ गया तो मतलब आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। और इस बार पेपर आसान आने के चांसेस है, उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए ये डेरिवेशन, ये ध्यान रखना। क्लियर, तो यहाँ तक हो गया, C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। अब इसके कंक्लूजन कुछ निकालते हैं। पहला निष्कर्ष, या सीधा ही लिख दे, कोई पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ भी लिख दो। अब क्या है, समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की तुल्य धारिता अन्य सभी संधारित्रों की धारिता के योग के बराबर होता है, बराबर होती है। ठीक है, आसान है भाई, अन्य सभी के योग के बराबर होती है। चलो दूसरा, तुल्य, पूरा लिखना पड़ेगा, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान
समान परिपथ में अधिकतम धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। अब यदि परिपथ में C1 C2 जैसे Cn धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हो तो यदि C1 बराबर C2 बराबर Cn बराबर C हो तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? C प्लस C n बार। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n गुना C कितना हो जाएगा? वहाँ n बट्टा n हुआ था, यहाँ पे NC हो गया। क्या हो गया? NC हो गया। तो ये 4 नियम यहाँ पे ध्यान से देखिए। कितने नियम हो गए भाई? 4 नियम हो गए। जल्दी से देखिए इन 4 नियमों को, और फिर 5वां नियम यही बता के इसको करते हैं अपन समाप्त। इसमें सभी संधारित्रों पर विभव समान रहता है, अर्थात V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1 अनुपात ये होता है। ठीक है भाई। छठा, टोटल दूरी है D, ये एरिया है A, ये है K1, ये है K2, ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। इस तरह से। अब ट्रिक बताया था, पकड़ के खींचो, पकड़ के खींचो बोला था ट्रिक। तो देखो इसको पकड़ के खींचो, क्या होगा? पकड़ के खींचोगे तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। जब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा तो कैसा बनेगा? कुछ मामला ऐसा। क्लियर? तो अब इसकी धारिता क्या हो जाएगी? तो इसकी धारिता देखो C1 और इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? C2। क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A1 बट्टा D इंटू K1, और इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2 बट्टा D इंटू K2। और ये C1 धारिता आ गई, ये C2 आ गई, तो समांतर क्रम है तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। समीकरण 1 व 2 से मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में, और अपना आंसर आ जाएगा। ये आपको आगे खुद करना है, ये HW हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक ये आपका डेरिवेशन ये भी समाप्त हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए भाई। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरीके का है, पकड़ के खींचो। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण करके बताता हूँ मैं आपको, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं।
ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये D/2 है, ये D/2 है, और ये टोटल डिस्टेंस है D, और ये एरिया टोटल है A, और ऊपर वाला A/2 है, और नीचे वाला A/2 है। सब दे दिया, ठीक है। 3 संधारित्र बन रहे। कितने संधारित्र बन रहे? 3 दिख रहे हैं आपको, K1 K2। अब मैं जैसे इसको पकड़ के खींचूंगा तो आप देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर में ये दोनों पास पास आएंगे। तो मैं इसका तुल्य परिपथ कुछ ऐसा बना सकता हूँ क्या? अगर आपको, जिसको ये दिख रहा है मतलब उसको ये समझ में आ गया, जिसको ये दिख गया, जिसको ये ऊपर वाला परिपथ ये दिख गया, दिखना चाहिए। परिपथ का आंसर, परिपथ का आसान अरेंजमेंट दिखना चाहिए। यही होती है इनकी ट्रिक। जब परिपथ का आसान वे आपको दिख गया ना, तो मतलब आपने उसको जीत लिया, सवाल कर लिया। बस ये आपको दिखना चाहिए। अब पता चला इसको आप खोल ही नहीं पा रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा, रट्टा मारा हुआ वो सवाल चाहिए, बस वो नहीं आएगा। ध्यान रखना, रट्टा मारा हुआ सवाल मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज़ समझने वाली है। ये चीज़ किसकी है? समझने वाली है। कि एक बार दिमाग में घुस आया कि सर ने कहा भाई ऐसे की ट्रिक होती है, पकड़ के खींचो, बात आ रही समझ में? क्लियर? ऐसा नहीं है सवाल नहीं है, पेपर पेपर पकड़ पकड़ के खींच लो, पेपर ही फाड़ दो। पकड़ के खींचना है, इसका मतलब है 2 रस्सियाँ जहाँ आपको एंड दिख रहे हैं उसको पकड़ा और खींचा, तो आपको अपने आप लगेगा कि पकड़ के खींचने से ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा, और ऊपर जो 2 हिस्से गए हैं वो आसपास रहेंगे। तो ये ऊपर जो 2 हिस्से हैं वो आसपास है, और नीचे का हिस्सा ये रहा। अब इनकी धारिताएँ C1, अब इनकी धारिताएँ निकाल लो। C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। अभी इसको करते, देखो आप देखोगे कितना जल्दी जल्दी हो रहा है। मैंने कहा एप्सिलॉन नॉट, तो आपने कहा ठीक है सर। एरिया, तो मैंने कहा A/2 है, आपने कहा ये भी ठीक है। दूरी, आपने कहा सर D/2 है, मैंने कहा ये भी ठीक है। अब परावैद्युतांक K1, मैंने कहा था एप्सिलॉन नॉट के साथ रहता है K, आपने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया। फिर आपने कहा सर A2 ये ले लो, इसमें भी यही आएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा K2, और यहाँ कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एरिया कितना है? इसका भी A/2 है, A/2 है। मोटाई कितनी है? D है। इसमें कितना है? K3 है। अब के ये मान आ गए। अब इनका जो भी समांतर श्रेणी क्रम होता है वो आपको निकाल के इसमें पुट कर देना है बस। इसके जो भी मान आए ये यूज़ करेंगे। और पहले इन दोनों को कैसे, इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो पहले इन दोनों को निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे? C1 C2 अपन C1 प्लस C2, और फिर समांतर है तो जोड़ देंगे, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये तो श्रेणी क्रम वाला आ गया, और समांतर क्रम में C3 जुड़ जाएगा। अब C1 C2 C3 के मान इसमें रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक वही मैंने बता दिया। मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बाकी किताब के सारे सवाल करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। सारे ही सवाल बड़े ही आराम से अपन कर लेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देख लो सवाल। और एक सवाल और करा देता हूं। अगर मान के चलो 12 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और है 22 वोल्ट मान लो। तो इसमें वही सवाल है, कुल धारिता कितनी होगी भाई? आसान है, तीनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। C1 C2 C3 कितना कितना है? 12 6 और 4 22 माइक्रोफैरड। पहला हो गया। दूसरा कुल आवेश Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 22 माइक्रो
और वोल्ट कितना है 22। क्लियर। Q बराबर सी वी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आवेश। ठीक है भाई, Q बराबर सी वी, सी निकाल लिया था, V से मल्टीप्लाई कर दिया। बैटरी लगाई नहीं है, बैटरी अब लगा लेते हैं। ठीक है, 22 वोल्ट। क्लियर। तो ये सारा 22 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब अपने को क्या करना, अगर ये 22 वोल्ट है तो यहाँ पे भी वो 22 वोल्ट आएगा, इस पे भी 22 वोल्ट आएगा और इस पे भी 22 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान रहता है। तो अगर ये 22 वोल्ट है तो यहाँ भी 22 वोल्ट, यहाँ भी 22, यहाँ भी 22। तो इन तीनों का अगर आवेश अलग अलग भी निकालना है तो भी अपन निकाल सकते हैं। आवेश कितना है, Q1 Q2 Q3, C1 इंटू वी, C2 इंटू वी, C3 इंटू वी। करो, C1 कितना है, C1 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 12 माइक्रो, V कितना है 22, 22 22 44, 24 2, 24 2 26 माइक्रो कूलॉम। ठीक है भाई, यहाँ तक देख लो आप, आसान है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, 24 24 ये आएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 माइक्रो इंटू 22, इन सबको जोड़ लो। क्या इतना आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। कुल आवेश के बराबर अलग अलग आवेशों का योग कुल आवेश के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर सही है। इस तरह से आप सवाल कर सकते हो। इस सवाल को तसल्ली से 2 बार देखिएगा, बिल्कुल आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बाकी जो उदाहरण है किताब के वो सारे मैं एक साथ कराऊंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। एक बढ़िया सा सवाल और करा देता हूँ, उसके बाद ये क्लास आज की अपन यहीं समाप्त करेंगे। आप करते हैं मिक्स सवाल, मिक्सर मिक्सर। ठीक है, किताब का ही कोई सवाल बढ़िया अगर मिल जाता है तो उसी को निपटा देते हैं। ठीक है, 10 20 और 30। अब सवाल देखो, इसमें वही करते हैं। पहला तुल्य धारिता, कैसे निकालेंगे? तो देखो, ये दो है समांतर में, तो सीधा सीधा इनका तो हो जाएगा योग। कितने हो गए? 10 और 20 30। और ये जो 30 है, सुनना पहले ये दोनों का चेक करते हैं। तो ये दोनों क्या है? सवाल ऐसे करना होता है पेपर में, ध्यान रखना। 30 माइक्रोफेरेड, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। अब C इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा?
मतलब सी इक्विलेंट और C3 में, ये सी इक्विलेंट हो गया। अब ये पूरा सी क्या हो गया, सी इक्विलेंट। तो क्या हो जाएगा, सी इक्विलेंट इंटू C3 अपॉन सी इक्विलेंट प्लस C3 कितना है 30 इंटू 30, 30 प्लस 30, 30 इंटू 30 बटा हुआ 60, ये हुआ 2, ये हुआ 15। आंसर कितना हुआ 15 माइक्रोफेरेड। क्लियर, ये किताब का सवाल था। अब आपको इसमें से कुछ और पूछे कहीं पे आवेश वगैरह तो आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा सवाल देखिए, मिक्स में है सवाल, ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है। पूछे कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब क्या है, Q बराबर CV, तो कुल धारिता इंटू विभव। कुल धारिता कितनी है 15 और विभव कितना है 10, तो कुल आवेश कितना हुआ 150 माइक्रो और मात्रा क्या है कूलोम। तीसरा 10 माइक्रोफैरड पर आवेश, और चौथा 30 माइक्रोफैरड पर विभव पतन। ये सारे सवाल हो गए, इससे ज़्यादा कोई खतरनाक सवाल आएगा नहीं आपके लेवल का। 10 माइक्रोफैरड पर कितना आवेश है और 30 माइक्रोफैरड जो है, पूरा सवाल को एक एक को खोल देंगे अपन। अगर सवाल ऐसा आए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये दो सवाल जो है पीछे की किताब में नहीं है, लेकिन मैंने करवाए हैं, तब मैं करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग की पूरी फुल कसरत हो जाए। इससे बाहर आपको सवाल कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है भाई, ठीक है। आजकल सब पे आती है वारंटी और हमारी चलती है गारंटी। इधर देखो क्या है, देखो सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। अब मैंने कहा 10 आवेश निकाल लिया 150, चलो 150 माइक्रोकूलम आवेश इधर से चला, इधर चला, उधर चला, जहाँ इसकी मर्जी उधर चला, और यहाँ चला, या दो रास्ते आ गए। तो 150 माइक्रोकूलम जो था वो यहाँ से कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कितना गया पता नहीं, छोड़ो। यहाँ तो वापस जुड़ के 150 आया। और मैंने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, मतलब इस पे अगर 150 है तो इस पे भी 150 है, और आगे भी होता कोई तो 150 ही होता, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया ये 10 वोल्ट है, और यहाँ की थोड़ी सी रामायण अपने को पता चल गई। क्योंकि देखो अपन ने क्या किया, अपन चलते गए, कुछ ना कुछ हिंट मिला, वहाँ से सवाल को तोड़ना। जहाँ से पत्थर है, पत्थर, पत्थर को एक ही जगह, देखो पत्थर है उसको चेक करना पड़ता है कहाँ से कमज़ोर है, वहाँ मारा जाता है हथौड़ा। क्लियर, तो अपने देखा, अपने क्या किया, अच्छा 150 पता चल गया था, 150 यहाँ आया, कितना कितना गया पता नहीं, छोड़ो मामला। 150 इस पे आया, चलो यहाँ से अपने को कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, V बराबर Q बराबर CV होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है ज़्यादा, और ध्यान रखना। तो V बराबर क्या हो गया Q बाय C। Q कितना है 150 माइक्रो और C कितना है 30 माइक्रो। 150 और ये कटा कितना है 5 वोल्ट, तो कितना आ गया भाई 5 वोल्ट आया, कितना 5 वोल्ट। तो 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट तो ये खा गया भाई, ये अकेले ही खा गया। क्लियर, 10 में से 5 वोल्ट क्या किया भाई, इसने अकेले ने खा गया, खा गया 10 में से 5 अकेला। तो बचा हुआ ये जो पोर्शन है ये कितना खाएगा, ये भी 5 वोल्ट खाएगा, ठीक है। देखो 10 वोल्ट था तो 5 ये खाएगा, तो 5 इसने 5 खा लिया, तो अपने को पता चल गया 5 इसने खाया, टोटल योग 10 आ रहा है। 5 इसने खाया तो 5 वोल्ट इसने भी खाया और 5 वोल्ट इसने भी खाया, क्योंकि समांतर में विभव समान खाते हैं। समांतर में इसको देखो याद रखने का तरीका बताता हूँ, इधर देखो, समांतर का मतलब क्या होता है, सम धन अंतर, और अंतर किस में होता है, जैसे समांतर वैसे विभवांतर होता है, नहीं होता। तो समांतर जैसे समांतर वैसे विभवांतर, तो जहाँ समांतर है वहाँ विभवांतर क्या रहेगा, समान। समांतर में समान रहेगा क्या, विभवांतर, अंतर वाली चीज। तो समांतर में विभवांतर, इसको याद करेंगे
कैसे याद करेंगे? एक डायलॉग याद करेंगे। क्या याद करेंगे? जहां क्रम होगा समांतर, समान होगा वहां विभवांतर। क्या शायरी बनी है भाई! और शायरी याद हो जानी चाहिए भाई आपको, ठीक है? हाँ, अगर इश्क मोहब्बत वाली शायरी होती तो आपको जल्दी याद हो जाती, ठीक है? लेकिन ये अपने कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसलिए जहाँ क्रम होगा समांतर, समान होगा वहाँ विभवांतर, ये भाई याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है? तो जहाँ भी समांतर क्रम होगा वहाँ विभव या विभवांतर क्या होगा? समान होगा भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ये बच्चों अपन ने देख लिया। तो यहाँ से अपने को पता चल गया 5 वोल्ट। तो 30 माइक्रोफेरेड पे विभव पतन पूछा था, तो ये तो अपना 5 वोल्ट आ ही गया। ये पूरा मेथड ये वाला ही करना है आपको, ठीक है? अब आ जाओ इधर। मेरे को इस पे चाहिए था, इस पे आवेश चाहिए था, है ना? तो मैंने कहा इसकी धारिता तो पता है और विभव भी पता चल गया 5 वोल्ट। तो मैं इसका आवेश अगर निकालना चाहूँ Q1, तो Q1 बराबर C1V। C1 कितना होगा? 10 माइक्रो, और V कितना होगा? 5। तो ये हो जाएगा 50 माइक्रो कूलॉम। Q1 का मान कितना होगा? 50 माइक्रो कूलॉम। एक बार अच्छी से समझना, ठीक है? सब समझ में आ जाएगा। तो अगर 150 था, 50 इधर चला गया, तो निश्चित रूप से बचा हुआ 100 इधर भी चला गया। तो जब 150 इधर से आया था तो 50 इधर गया था, 100 नीचे गया था, पता चल गया। अब 150 मिल के फिर इधर से फिर 150 वापस चला गया। बैटरी से जितना आवेश निकलता है बैटरी में पुनः उतना ही आवेश प्रवेश करता है, ये भी चीज़ याद रखिए। क्लियर? तो आज इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो था, संधारित्र की धारिता या संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। और इस पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। ये थ्योरेटिकल टॉपिक तो एक कम आता है, लेकिन इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। इस पे न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं आज क्लास में, उससे बाहर जो है सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये ध्यान रखना। जितना कराए वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, जितनी बार मर्जी पड़े तब देख लो, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा 2021 में, ये ध्यान रखना। जो न्यूमेरिकल होगा वो इसी के अंदर होगा, ठीक है? तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।